आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बजट। बजट कहाँ? पार्लियामेंट में। किस तरह से वो पास किया जाता है, उसकी सारी स्टेजेस डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें जानना होगा कि एक्चुअली में बजट होता क्या है। देखिए, जो टर्म बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुई है। रेदर देन दैट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज हुई है वो क्या हुई है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। एनुअल क्योंकि हर साल प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं यूज किया गया। जो AFS है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आर्टिकल 112 में यूज किया गया है। बजट है क्या? इन अ लेमैन्स लैंग्वेज सिंपल सी बात है कि एक गवर्नमेंट है, एक कंट्री को चला रही है, तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए, कुछ इनकम होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसको खर्चा करना है तो उसकी भी ऑथराइजेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री के लिए यूनियन लेवल पे, वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट को ऑथोराइज करना होगा कि हाँ आप खर्चा कर दो। ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर्स का अपना मन आया और जहां मर्जी खर्चा कर दिया, नहीं। इट्स अ डेमोक्रेसी। तो अकाउंटेबल है फॉर एवरी पेनी। तो ईयरली प्लान जो है, ईयरली प्लान जो होता है इनकम का, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर का, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज दैट इज द बजट। ठीक है, कि किस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम इनकम, अपनी रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड किस तरह से हम उसको, और हमारी क्या क्या हम स्कीम्स लाने वाले हैं, क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी कि देश थोड़ा इंप्रूव करे, ठीक है, देश की इकोनॉमी, देश की जो सोशल लाइफ है लोगों की, वो इंप्रूव करे, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, वैसे ये जानने की आपके लिए जरूरत नहीं है बीई क्या होता है, आरई क्या होता है। जब आप काम, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में या जो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको आइडिया होता है कि बीई क्या होता है, आरई क्या होता है। बीई इज बजट एस्टिमेट्स, ठीक है, आरई इज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो अगर हम एज अ लेमैन बात करें, जनरल सिर्फ जानने के लिए, तो क्या होगा? सपोज करिए कि एक मिनिस्ट्री है, आपको पता है सारी मिनिस्ट्रीज की कोई ना कोई स्कीम चलती है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लें, उनको कभी डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदना है, ठीक है, कभी उनको जेट्स खरीदने हैं, ठीक है, उसमें इतने सारे विंग्स हैं, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास आर्मी है। उनको कभी टैंक्स खरीदने हैं, कभी मिसाइल्स खरीदनी है, कभी ड्रोन्स खरीदने हैं, तो खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। इसी तरह से और मिनिस्ट्रीज हैं, इतनी सारी स्कीम्स चला रही हैं। सेम फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, वो इतनी सारी स्कीम्स चला रही है कि कोई फूड पार्क बनाएगा तो हम उसको इतना इंसेंटिव देंगे कि वो अगर एक फूड पार्क बना रहा है तो हम उसमें से इतना पैसा हम दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स उसके एलिजिबिलिटी कंडीशन होते हैं, ऑल दोस थिंग्स। इसी तरह से इतनी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रही है, साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज चला रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है, टेक्सटाइल रिलेटेड जितने भी अच्छे स्कीम्स है उनके लिए चला रही है, सो ऑन। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज आपको पता है, उनके अंडर डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब चला रही है। हमारे पास प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो सबके लिए पैसा चाहिए। तो अब क्या होता है, जो एक मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें चाहे एक मिनिस्ट्री के अंडर अगर मान लो 2-3 डिपार्टमेंट है, तो सब इंडिविजुअली अपने एस्टिमेट्स बताते हैं कि हमारे एस्टिमेट्स क्या हैं। लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के लिए बताएंगे, ठीक है, कि हमारे नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हमारे बजट एस्टिमेट्स क्या हैं, और उनके प्रपोजल्स भी जाते हैं कि अगर उनको कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस करनी है तो वो स्कीम अप्रूवल हो गया। सब ये टेक्निकल चीजें हैं, ये मिनिस्ट्री लेवल पे काम होते हैं। लेकिन अगर बीच में, साल के बीच में उनको पैसा, उनको लगता है कि हमें या तो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो उसके लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं। तो ये होता है बेसिकली बजट में। होता क्या है, मान लो अभी अभी मार्च 2026 में जब प्रेजेंट होगा, तो वो कौन से साल के लिए होगा? 26-27 के लिए बजट प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए जब प्रेजेंट करते हैं तो उससे नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या प्लान है सरकार का, वो बताया जाता है। तो 26-27 के लिए जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा, जनरली 1 फरवरी को किया जाता है। तो यानी कि वो वाला करंट फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है ना। तो यानी कि जब हम ये 1 फरवरी 2026 को इसको प्रेजेंट किया जाएगा बाय फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस समय 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म नहीं हुआ होगा, राइट। तो इसमें जो ये जो है, क्योंकि हम जब 26 में करेंगे तो उससे नेक्स्ट अपकमिंग फिस्कल ईयर, जिसको बजट ईयर भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अपकमिंग बजट ईयर। इसके लिए क्या बजट एस्टिमेट्स है सारे मिनिस्ट्रीज के, ठीक है। और जो अभी चल रहा है, जो करंट है उस समय, जो भी खत्म नहीं हुआ, उसके लिए अगर कोई रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है, ठीक है, कि पैसा बच रहा है, कि पैसा ज्यादा हो रहा है चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी देते हैं। और फिर इससे जो पहले साल चला गया, जो कंप्लीट हो गया, उसके एक्चुअल्स भी उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, कि एक्चुअल में मान लो कि सरकार का, एक आपको रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो सरकार का 1 लाख करोड़ का सारी मिनिस्ट्रीज का मिला के बजट था, तो 1 लाख करोड़ खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, ज्यादा हुआ है, ठीक है, ये कम हुआ है, क्या रीजन है।
तो ये सब मिनिस्ट्रीज में पूरे साल ये सारी चीजें चलती है। बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ मिनिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि जो फंड लिए हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, उसको पूरा खर्चा करें, ठीक है, और अगर जेन्युइन जरूरत है तो उस और डिमांड रेस करें, और अगर कम की जरूरत है बाय चांस तो उसको टाइमली और सरेंडर कर दें ताकि वो कहीं और यूटिलाइज हो सके। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की है। तो आपको मेनली यही याद रखना है कि बजट होता क्या है। बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। तो जब तक बजट इनैक्ट नहीं होगा तब तक सरकार ना तो खर्चा कर सकती है, ठीक है, ना ही कोई इनकम अपनी, उसको जो इनकम आएगी वो उसको कैसे वो लीगलाइज करेंगे। अब इसको प्रेजेंट कौन करता है? इसको प्रेजेंट करता है, आपने देखा भी होगा हर साल हमारी जो भी प्रेजेंट एफएम है, ठीक है, वो एक लाल कलर का एक कभी एनवेलप, कभी अटैची, इस तरह का, कभी कोई फाइल, इस तरह के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लेके जाते हैं। उस समय काफी शोर भी रहता है, आपको पता है कि कितना शोर रहता है कि बजट में क्या आएगा, बजट में क्या आएगा, और काफी सीक्रेट होता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। तो जहां पे ये बजट बनता है, सारी चीजें बहुत महीनों से काम होता है हर साल, तो बजट डिवीजन एक अलग होती है और काफी मेहनत होती है, काफी सिक्रेटिव काम होता है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हर साल बनाती है। लेकिन इसमें ना कुछ बातें याद रखने की हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने देखा बजट में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स भी आएंगी बजट में। बजट में कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बजट में देखिए क्या क्या होता है, रिसीट्स क्यों कौन सी होंगी, ठीक है। रिसीट्स यानी कि जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू भी होगा और कैपिटल भी होगा। इसी तरह से एक्सपेंडिचर के क्या एस्टिमेट है कि हमारा खर्चा, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, एस्टिमेटेड तो बताएंगे ना सरकार की, इतना एक्सपेंडिचर का हमारा हमारा एस्टिमेट है, उसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल का होता है। फिर एक्चुअल भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है उसके एक्चुअल्स में कितना है, कोई डेफिसिट है या कोई सरप्लस है तो उसके रीजन वगैरह सारा कुछ। प्लस इंपॉर्टेंट है क्या कि हमारी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी, वो भी उसमें होता है, ठीक है, कि हमारे क्या टैक्सेशन प्रपोजल होंगे। बेसिकली बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है बजट, जिसमें हमारे क्या, हमारी न्यू स्कीम्स क्या कोई हम ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, हमारी स्पेंडिंग प्रोग्राम क्या होगा, टैक्सेशन प्रपोजल्स क्या होंगे, हमारा क्या, हमारे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना रेवेन्यू हमें मिल जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें देखिए याद रखने की है कि प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। बट एक लाइन जरूर याद रखिएगा, इट इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड, द वर्ड इज कॉज टू बी लेड, ठीक है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट पावर जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, द प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट करते हैं जो है फाइनेंस मिनिस्टर, बट इट इज द प्रेसिडेंट जो कि causes it to be laid, causes it to be laid before both the houses a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year। कुछ बातें और याद रखने की है कि कोई भी डिमांड फॉर अ ग्रांट जो है दैट शैल बी मेड, ठीक है, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यानी कि प्रेसिडेंट की, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई भी जो डिमांड होंगी वो विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होंगी। इसी तरह से कोई भी मनी जो हम विड्रॉ करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो तब तक नहीं हो जाएगा जब तक कि उसको बाय लॉ उसके ऊपर कुछ स्टैंप ना लग जाए। तो बेसिकली जब तक कि बिल पास ना हो जाए तब तक कोई खर्चा भी नहीं कर सकते कंसोलिडेटेड फंड से। इसी तरह से कोई भी मनी बिल जिसमें टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से होगा, ठीक है। एंड वो ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, जस्ट लाइक अ मनी बिल, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर मनी बिल। तो कोई भी जहां पर स्टेट, यानी कि बेसिकली आपको याद वही रखना है कि कोई भी मनी बिल हो, अगर वो इनडायरेक्टली पूछ लें कि एक टैक्स लगा रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली वो मनी बिल बन गया। तो वो एक तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए उसको इंट्रोडक्शन के लिए, और वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसी तरह से कोई भी टैक्स लेवी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए लॉफुल होना चाहिए, सारी चीजें बाय लॉ वो ऑथोराइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से बजट को प्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसमें जो है बजट में स्टेजेस के पहले नाम देख लीजिए, ठीक है। 6 स्टेजेस हैं। पहला है प्रेजेंटेशन, फिर है जीडी यानी कि जनरल डिस्कशन, फिर है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज, फिर है वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर है एप्रोप्रिएशन बिल, और फिर है फाइनेंस बिल। इनके पहले तो नाम याद होने चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन है, कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं बजट को, ठीक है। बजट जो होता है
एक से ज्यादा पार्ट्स में भी किया जा सकता है, और वो रेलवे बजट वगैरह की हम बात बाद में करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है जनरल बिट, वो एक स्पीच दी जाती है। अगर आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक स्पीच दी जाती है जिसको कि बजट स्पीच कहा जाता है, ठीक है। और काफी इस पे हल्ला गुल्ला भी रहता है हर साल ही। उसके बाद जब लोकसभा में स्पीच खत्म हो जाती है, फिर उसको राज्यसभा में भी ले किया जाता है। इट इज लेड बिफोर द राज्यसभा ऑल्सो, ठीक है। एंड आपको पता है राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो वोट कर सके। डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए कोई वोटिंग नहीं हो सकती, वहां पे सिर्फ डिस्कशन ही हो सकता है लोकसभा में। तो ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया लोकसभा में। जैसे ही लोकसभा में स्पीच, उनकी बजट स्पीच पूरी हुई, फिर क्या होता है, वो राज्यसभा में भी राज्यसभा में भी इट इज लेड। यहाँ पे स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा प्रेजेंटेशन के दिन, ठीक है। जनरल हम बात मैंने बताई है कि राज्यसभा में मतलब पूरे उसमें प्रोसीजर में सिर्फ वहां पे उनके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन पहले दिन जिस दिन प्रेजेंटेशन हुई है उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होता, बजट स्पीच दी जाती है और वहां पे फिर उसके बाद उसको राज्यसभा में लेकर दिया जाता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बताती है। उसमें काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, काफी टाइम लगता है उसको बनाने में हर साल। एंड वो बजटरी प्रोसेस का ही एक पार्ट है। उसमें बताया जाता है कि हमारी नेशनल इकोनॉमी की क्या स्टेटस है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। इट इज ऑल्सो, एंड वो जनरली बिफोर बजट प्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। आप इसको फॉलो करा करिए, ठीक है, चीजों को इनको। तो ये बजट से पहले होता है, कई बार एक आधा दिन पहले, कई बार एक दिन पहले, कई बार 2-3 दिन पहले होता है। अब बात आ गई सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज क्या है? जनरल डिस्कशन। नाम से पता चल रहा है, अब जनरल डिस्कशन होगा, ठीक है। 3 से 4 दिन ये चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वोटिंग नहीं हो रही, देखिए। अभी जनरल डिस्कशन है, वर्ड है जनरल। जनरल डिस्कशन होता है, 3 से 4 दिन चलता है, ठीक है। एंड इसमें एज अ होल बजट को मतलब डिस्कस किया जाता है, या फिर कोई प्रिंसिपल्स, बेसिकली किन प्रिंसिपल्स पे, क्या विजन है सरकार की, ठीक है, इन उन चीजों पे इसमें। एंड फाइनेंस में, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास राइट ऑफ रिप्लाई होता है, ठीक है। जनरल डिस्कशन के बाद जब पूरा जनरल डिस्कशन हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है कैन रिप्लाई, ठीक है। यहाँ पे कोई मोशन, कट मोशन वगैरह कुछ भी मूव नहीं होता। तो ये जनरल डिस्कशन हो रहा है, जनरल है एकदम, कोई वोटिंग नहीं होती। क्या होता है अब उसके बाद, जो हमारे जो हाउसेज होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उनको कुछ वीक्स के लिए, 3-4 वीक्स के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इतना बड़ा बजट डॉक्यूमेंट है, हर मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट्स है कि हमें इतना पैसा चाहिए, उसका भी ब्रेकअप होता है कि हमें इस स्कीम के लिए चाहिए, फिर उसका भी फर्दर ब्रेकअप होता है कि अगर स्टेट्स में पैसा जा रहा है तो इस स्टेट में इतना इतना जा रहा है, इस यूटी में इतना जा रहा है, किस किस कंपोनेंट के लिए जा रहा है, एंड सो ऑन, लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड थिंग। अब अब इतना बड़ा हाउस जो है उसको डिस्कशन करना मुश्किल होता है, तो अब यहाँ पे रोल आता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए। हर मिनिस्ट्री ने कितना पैसा मांगा है, ठीक है। मान लो किसी मिनिस्ट्री ने 8,000 करोड़ रुपए मांगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वहां पे उनकी जो डिमांड्स हैं ग्रांट्स की, वो उसका एकदम स्क्रूटनी, एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन होता है, किस लिए है, क्या है। तो बहुत यहाँ पे जो मेन काम होता है यहाँ होता है। ये ऐसी जो कमिटीज है, DRSCs बोलते हैं हम इनको, 24 है, ठीक है, 24 है। और इसमें जनरली 31 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। और ये मिनिस्ट्री वाइज होती है। इसमें जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज है उनको जनरली ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज को देखती है। एक मान लो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो वो 2-3 मिनिस्ट्री को देख रही है, ठीक है। फिर एक दूसरी पार्लियामेंट दूसरी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, तो वो और 2-4 डिपार्टमेंट्स को देख रही है, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ही उनके रिलेटेड बिल्स को भी, जब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, नॉट ओनली ड्यूरिंग बजट सेशन, अदरवाइज भी मैं कह रही हूँ, तो भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो कि उस मिनिस्ट्री को, उस डिपार्टमेंट को देख रही होती है, वो उसको स्क्रूटनी करती है उसकी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ये जितने भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स तभी बनती हैं जब इस पे वोटिंग हो जाए, ठीक है। तो ये भी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से इनके ऊपर एग्जामिन करती हैं और फिर रिपोर्ट्स बनाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये रिपोर्ट्स बनाती हैं और फिर ये कहाँ वापस देंगी इनको, ठीक है, बोथ हाउसेस को देंगी फॉर कंसिडरेशन, बोथ हाउसेस को, ठीक है। अब देखिए, बोथ हाउसेस को दे दिया। अब हमें पता है देंगी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी दोनों हाउसेस को रिपोर्ट, लेकिन अब हमें पता है कि जब वोटिंग ऑन डिमांड होगी तो वो सिर्फ लोकसभा में ही होगी, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डिमांड को, रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं गवर्नमेंट की डिमांड। और राज्यसभा में पता है सिर्फ डिस्कस कर सकती है, वोट
नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड एक और बात याद रखने की, हमेशा मिनिस्ट्री वाइज, क्योंकि देखिए जब ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वाइज है, तो यहाँ पे भी जो डिमांड्स होती है वो मिनिस्ट्री वाइज ही रखी जाती है, मिनिस्ट्री वाइज ही डिमांड्स को रखा जाता है। और ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है इन पे वोटिंग का, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। हर डिमांड को सेपरेटली वोट किया जाता है, हर डिमांड को सेपरेटली वोट किया जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ वोटेबल पार्ट पे ही कर सकते हैं, क्योंकि वोट अगर वोट हो रही है तो वोटेबल पार्ट पे हो रही है। हमने पहले पढ़ा था इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में कि चार्ज जो होता है, एक्सपेंडिचर जो चार्ज होता है वो नॉन वोटेबल होता है, तो चार्ज पार्ट पे वोटिंग की सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो चार्ज है, नॉट वोटेबल, इट इज नॉट बीन मेड। फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मोशंस जिनको कि बोला जाता है कट मोशंस, इसी स्टेज पे जब यहाँ पे वोटिंग हो रही है उस समय कट मोशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंबर्स, जनरली होते नहीं है, क्योंकि अगर कट मोशन इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ठीक है। कट मोशन भी 3 तरीके होते हैं, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। कट मोशन भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है पॉलिसी कट, एक होता है पॉलिसी कट, एक होता है इकोनॉमी कट, एक होता है इकोनॉमी कट, और एक होता है टोकन कट, एक होता है टोकन कट। पॉलिसी कट क्या है, ठीक है, वो पॉलिसी कट कर रहे हैं बेसिकली, कि हम आपकी पॉलिसी को ही डिसअप्रूव कर रहे हैं, जो कि डिमांड फॉर ग्रांट के जिस के लिए, जिस पॉलिसी के लिए कर रहे हैं वो पॉलिसी को ही हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो इसमें कहा क्या जाता है, अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड ₹2 ₹2 कह रही हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि ₹2 की खाली ₹1 कर दिया अगर, डिमांड भी रिड्यूस्ड ₹2, तो बेसिकली की पूरी पॉलिसी हम आपकी डिसअप्रूव कर रहे हैं। ₹2 ₹1 कर दो बस इनकी डिमांड, तो बेसिकली कि पॉलिसी को ही हमने कर दिया। इकोनॉमी कट में क्या होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट से हम इसकी इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक पार्ट जो है, कि जो एक्सपेंडिचर आप प्रपोज कर रहे हो वो कम करने की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से, स्पेसिफाइड अमाउंट से कहा जाता है कि इसको इतना कम कर दिया जाए। टोकन कट में क्या होता है, टोकन बेसिकली सिंबॉलिक है, हम एक अपना हमारा एक पर्टिकुलर ग्रीवेंस है, ठीक है, एक ग्रीवेंस है जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो हम इसको बोलते हैं इसमें रिड्यूस्ड बाय रुपीज का मतलब है टोटल में सिर्फ ₹100 कम कर दो, तो ये कुछ भी नहीं है, एक सिंबॉलिक है, बेसिकली गवर्नमेंट को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे कुछ ग्रीवेंसेस है जिनको आप ध्यान दीजिए। रिड्यूस्ड ₹2 टू, यहाँ पे वर्ड है टू, यहाँ पे है बाय, ठीक है। तो पॉलिसी कट बेसिकली, लेकिन ये होते नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहे हैं तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें होती नहीं है। अब देखिए वोटिंग भी हो गई। अब जब वोटिंग हो गई तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है, वो होती है एप्रोप्रिएशन बिल की, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन बिल भी और फाइनेंस बिल भी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहती है कि नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, तो यानी कि जब तक लॉ ने उस एप्रोप्रिएशन को अलाउ नहीं किया तब तक तो गवर्नमेंट के पास कुछ भी खर्चा करने की पावर ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से इस एप्रोप्रिएशन बिल से ही गवर्नमेंट के पास पावर आती है कि वो विड्रॉ कर सकती है मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली जो, और हमने वो तो पढ़ लिया, चार्ज वाले को नहीं करते, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर पार्ट है सरकार का, एक्सपेंडिचर पार्ट वो एक तरह से लीगलाइज हो गया एप्रोप्रिएशन बिल के पैसेज के साथ। जैसे इसको पास किया तो गवर्नमेंट के पास ये होता है कि हाँ गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है, ठीक है। एंड देखिए इस समय पे, इस स्टेज पे अमेंडमेंट्स, इस चीज के लिए अमेंडमेंट नहीं इंट्रोड्यूस की जा सकती कि आप कोई ग्रांट का जो अमाउंट है वो उसको वेरी कर दो, ये सब कर दो, नहीं, ठीक है, वो जो वोटिंग के समय होती है, ठीक है। इवन जो चार्ज भी है उसका भी, किसी भी चार्ज का या मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड भी कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए जाते। एंड जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल जो है पास हो जाता है तो वो एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, एंड इस एक्ट ने बेसिकली ऑथोराइज कर दिया कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले वोट ऑन अकाउंट की बात बताने से पहले मैं फाइनेंस बिल बता देती हूँ आपको कि फाइनेंस बिल क्या होता है। फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल भी क्या होता है, ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा ऑब्वियसली जब पासेज हो जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे। इसमें जो है इनकम साइड,
इसमें इनकम साइड जो है ना सरकार की, वो लीगलाइज होती है, इनकम साइड। अब कोई टैक्स प्रपोजल्स हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं, मान लो इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कस्टम्स में, जितने भी टैक्स प्रपोजल्स हैं, ये जितने भी इस तरह के जो हम प्रपोजल्स हैं कि जहां से सरकार की इनकम बढ़ जाए, सरकार की इनकम बढ़ जाए, तो उसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज में भी जब ये हम फाइनेंस बिल की जो पास करते हैं, उसमें भी ग्रीवेंसेस वो अपने डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एंड जस्ट लाइक मनी बिल, फाइनेंस बिल में भी वही सारे चीजें एप्लीकेबल होती हैं। और इसमें एक एक एक्ट है जो प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट है, उसमें ये कहा गया है कि 75 डेज के अंदर, ठीक है, जो पार्लियामेंट है उसको ये फाइनेंस बिल को पास कर देना चाहिए। तो जैसे ही फाइनेंस बिल भी साइन हो जाता है, उसका अप्रूवल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, इनकम साइड भी, तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों जब ऑथराइज हो गए, तो इसके साथ ही पूरा का पूरा बजट इज पास्ड। एंड जैसे वो पास हो जाता है, तो फिर उसको बिकम्स लॉ वंस पार्लियामेंट पासेज इट। अब क्या होता है, देखिए 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया गया बजट, लेकिन बाय द टाइम वो पास होता है तो अप्रैल का एंड आ जाता है। ठीक है, और अगर उस पर्टिकुलर ईयर में इलेक्शन हो, तो फिर गवर्नमेंट बनेगी मई में, जैसे इलेक्शन हुए थे अभी 24 में। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बनेगी, इंटरिम बजट पेश करेगी, तो जुलाई तक चला जाता है। ठीक है, तो उस समय लेकिन मिनिस्ट्रीज को तो पैसा चाहिए ना खर्चा करने के लिए, राइट। मिनिस्ट्रीज वांट कि उस समय उनको खर्चा तो करना पड़ेगा, वो तो नहीं रोक सकते स्कीम्स को कि जी भी पैसा नहीं आया। उस दौरान एक प्रोविजन होता है वोट ऑन अकाउंट का, वोट ऑन अकाउंट का। इसमें अब क्या होता है कि एक मतलब एज अ कुछ पार्ट जितना की प्रपोज्ड है, उस पार्ट को जो है वो अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ, इतने टाइम के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इतने टाइम के लिए बेसिकली एडवांस दे दिया। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं देंगे, कुछ पार्ट जो होता है एडवांस दे दिया जाता है। और ये कब होता है, जब जीडी हो जाता है, जनरल डिस्कशन जब हो जाता है, उसके बाद इसको किया जाता है। जनरली 1/6 जो होता है, टोटल एस्टिमेशन का 1/6 जो होता है उसको किया जाता है। मतलब जनरली 2 मंथ्स के लिए किया जाता है, बट अगर इलेक्शन हुए, कुछ हुए, तो 5-6 महीने तक के लिए भी दे दिया जाता है जीडी के बाद, ताकि मिनिस्ट्रीज का काम ना रुके, राइट। ठीक है, एक मुझे आपको एक वर्ड एक और बताना है, गिलोटीन। ठीक है, क्या होता है कि जब ये हमारा डिस्कशन हो रहे होते हैं, वोटिंग हो रही होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज भी जो ये हैं, ये भी कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग वोटिंग हो चुकी होती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती हैं। लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज हैपेंड इन द पास्ट कि उनकी रिपोर्ट्स वोटिंग होने के बाद आ रही होती है। ठीक है, तो गिलोटीन में क्या होता है, वोटिंग चल रही है, हमने देखा था मिनिस्ट्री वाइज होगी। ठीक है, और हर डिमांड के लिए अलग सेपरेट वोटिंग होगी। लेकिन अब बहुत दिन तो नहीं, आप ऐसे एंडलेसली तो नहीं चल सकते डिस्कशंस, तो क्या करते हैं, लास्ट डे में क्या करते हैं, जितने भी जो डिमांड्स बची हैं उसको एक साथ वोटिंग के लिए पुटअप कर देते हैं, एक साथ। ठीक है, उसी को गिलोटीन बोला जाता है। ठीक है, कि एक साथ आप सारी डिमांड्स पे वोटिंग कर दीजिए, दैट इज नोन एज गिलेटिन। तो हमारे ये जो 6 स्टेजेस हैं, ये याद रखने जरूरी हैं कि पहले प्रेजेंटेशन होती है, फिर जनरल डिस्कशन होता है, यहाँ पे वोटिंग नहीं होती। स्टेज पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, 24 है इन नंबर। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। फिर वोटिंग होती है, उसके बाद जब उनकी ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जब रिपोर्ट दे देती है दोनों हाउसेस को, उसके बाद फिर वोटिंग शुरू होती है। मिनिस्ट्री वाइज होती है, वोटेबल पार्ट पे ही होती है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। मेंबर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। कट मोशन वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड को लीगलाइज करने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल की विड्रॉ करनी है मनी, और फिर फाइनेंस बिल। ठीक है, और ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो बजट जो है वो पास माना जाता है।